अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। आई एम कुरतुल नूर। हमने प्रीवियस वीडियो में फ्री रेडिकल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसकी जनरेशन पढ़ी थी। आज हम फ्री रेडिकल्स की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और स्टेबिलिटी। उसके साथ हम इसके रिएक्शंस भी देखेंगे, कौन कौन से रिएक्शंस फ्री रेडिकल्स में होते हैं। सिर्फ इसका इंट्रो देखेंगे क्योंकि अगर मैं यही वीडियो बना देती सारे रिएक्शंस की तो फिर बहुत ही लंबी बन जानी थी, लेंथी बन जानी थी और स्टूडेंट्स इतने शौक से नहीं देखते इतनी लेंथी वीडियोस, बोर हो जाते हैं। तो मैं हर रिएक्शन को सेपरेट आप लोगों को डिलीवर करूँगी हर सेपरेट वीडियोज़ में। तो करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसका। दिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है इनके ऊपर, हाईली अनस्टेबल होते हैं तो ये रिएक्टिव बहुत जल्दी कर जाते हैं। दे हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होते हैं। इनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के ऊपर। दे सीक इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट रूल, तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और तो ये लेते हैं, इनको चाहिए होता है। हैज़ वेरी रिएक्टिव ऊपर बता दिया है। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर में होते हैं, शो करते हैं, यानी कि अनपेयर्ड में होते हैं, पेयर्ड अप नहीं होते, ये डायमैग्नेटिक नहीं शो करते, ये अनपेयर्ड होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर होता है। फ्री रेडिकल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। और फ्री रेडिकल्स कैन प्रोड्यूस अनदर फ्री रेडिकल्स व्हेन रिएक्ट विद न्यूट्रल मॉलिक्यूल। वो क्या कह रहे हैं, अगर फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएगा। और इसी तरह अगर फ्री रेडिकल किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो एक और फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह अगर हम डिफरेंट रिएक्शंस उसके करवाते रहें तो हमारे पास रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती रहेगी, न्यू रेडिकल्स फॉर्म होते रहेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी होता है। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है क्लोरीन, है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक रेडिकल है और ये दूसरा रेडिकल है हमारे पास। इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह हाइड्रोजन का रेडिकल कंबाइन करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा। मिथाइल का करेंगे रेडिकल तो हमारे पास C2H6 का न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या कहा था कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल किसी भी रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास एक न्यू रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह ये देखें, मीथेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जब किसी रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास इधर से मिथाइल ग्रुप से, मीथेन से हाइड्रोजन निकलेगा, वो रेडिकल की फॉर्मेशन करेगा और इधर से जो मिथाइल है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होके बॉन्ड बना देगा उसके साथ। और एक एग्जांपल ये भी है, उधर नहीं लिखा था, एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि कोई भी कार्बोकेटाइन है अनस्टेबल या कार्बोकेटाइन है, ठीक है, उसी कार्बोकेटाइन में से वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करेगा यानी कि प्रोडक्ट बनाएगा और एक स्टेबल जो रेडिकल है वो निकालेगा। ठीक है, इसने CH3 का स्टेबल बनाया और एक इधर से अपने ही रेडिकल के अंदर से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को निकाला, दो प्रोडक्ट बने इस तरह। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर। दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वेलेंस शेल। बताया था कि इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है टू कम्प्लीट इस ऑक्टेट और ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और उसके बाद है दे आर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी शो करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब करेंगे, जब ये अल्काइल फ्री रेडिकल्स में होंगे, यानी कि CH2 में CH3C रेडिकल में जब इन फॉर्म में होंगे, अल्काइल फ्री रेडिकल की फॉर्म में हमें दिखेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। और अगर हमें CF3 या CCl3 NH3 अमोनिया जैसे हम उसकी फॉर्म में अगर हमें दिखेंगे तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जैसे कि हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास 4 होगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, अगर हमारे पास 3 होगा तो sp2 करेगा और अगर हमारे पास 2 होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। जो क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर तो नहीं है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक नहीं आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा 3.5। तो 3.5 तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, 3.5 तो कोई नहीं है कि 4 और 3 के दरमियान में कोई हाइब्रिडाइजेशन है, मगर ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये 3 यानी कि sp3 की फॉर्मेशन भी कर सकता है, हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है और sp2 की भी, ठीक है। ये 3.5 और जब sp2 में होगा इसकी प्लेनर शेप यानी कि प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री।
शेप में होगा, और जब sp3 होगा तो पिरामिडल शेप में होगा। इसकी कॉमन जो स्ट्रक्चर होती है वो ये है कि कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका एंगल 120 है क्योंकि sp2 में 120 बनता है, और जो sp3 होता है उसमें 109.28 बनता है। तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, पिरामिडल। sp3 में वैसे तो टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, मगर अगर हम देख लें क्लोरीन को ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिपल्शन होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो हमारे पास पिरामिडल शेप बन जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है वो। उसके बाद हम स्टेबिलिटी देख लेते हैं। फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी में सबसे पहले हम रेजोनेंस को देखते हैं, उसके बाद हम हाइपर कंजुगेशन को देखते हैं, उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल हम कहते हैं फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि स्टेबिलिटी जो फ्री रेडिकल की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइपर कंजुगेशन में, यानी कि फ्री रेडिकल्स में हम हाइपर कंजुगेशन भी होती है, रेजोनेंस भी होते हैं और एप्लीकेबल होते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, ठीक है। केटाइन की ही सारी फॉर्म है, अनाइन में नहीं होता। अनाइन में हाइपर कंजुगेशन और हमारे पास रेजोनेंस देखने को नहीं मिलती। ये तो 3 चीज़ें हैं, ये तीनों सिर्फ कार्बोकेटाइन में और फ्री रेडिकल्स में और अल्कीन्स में होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले टर्शरी वाला है, उसके बाद सेकेंडरी है, हमारे पास प्राइमरी है, और एक हमारे पास मिथाइल रेडिकल है। इसमें देखें सबसे पहले हम हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। कार्बन के पास जो हमारे पास रेडिकल है उसके साथ 3 अल्फ़ा कार्बन जुड़े हुए हैं, और हर कार्बन के साथ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इसमें 3 जो बनेंगे, 3 क्या, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 9 बनेंगे इसमें नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें 6 बनेंगे क्योंकि इसमें 2 हैं, ठीक है। 3 और 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो 6 बनेंगे, और इसमें हमारे पास 3 बनेंगे, और इसमें हमारे पास कोई भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, और उसके बाद इसमें तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा, ठीक है। 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री इस तरह हो जाएगा। इसी में हम इंडक्टिव इफेक्ट भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, मैं इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट। ये 3 हमारे पास मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। मिथाइल के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपना दे सकता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इसको इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस माइनस आई इफेक्ट की वजह से। इधर क्या होगा, 3 मिथाइल ग्रुप इसको डोनेट कर रहे हैं, तो इधर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 इंडक्टिव इफेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद इधर से 2 दे रहे हैं, और इधर से 1 दे रहा है इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। उसके सबसे ज़्यादा ये है, उसके बाद ये है, सबसे ज़्यादा ये है, उसके बाद उससे कम ये है, उससे कम ये है, उसके बाद ये उससे कम सा, ठीक है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से बिल्कुल कार्बोकेटाइन की ही तरह है। उसके बाद आज नई चीज़ देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ बेंजीलिक एंड एलिलिक रेडिकल। बेंजीलिक में क्या है कि बेंजीलिक फ्री रेडिकल है, ठीक है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्योंकि ये वाला जब फ्री रेडिकल है ये यहाँ पे अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इधर हमारे पास रेडिकल आ जाएगा, एक ये फॉर्म बन जाएगी, एक ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, और एक हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीलिक रेडिकल की बन जाएंगी। और हमारे पास एलिलिक फ्री रेडिकल्स है, तो इसमें क्या होगा, ये एलिलिक का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जो इसमें से एक बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो इधर से लिया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बॉन्ड बना देगा, तो बॉन्ड बन जाएगा, और इधर हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये गलती से लग गया। तो इसमें 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसमें बना है, बेंजीलिक में, तो बेंजीलिक ज़्यादा स्टेबल है। फॉर्मूला है हमारे पास स्टेबिलिटी, तो वैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने देख लिया रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है कि ट्राइफेनाइल मिथाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद डाइफेनाइल मिथाइल है, उसके बाद बेंजाइल, उसके बाद अलाइलिक, उसके बाद टर्शरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल, मिथाइल विनाइल।
अच्छा, रेजोनेंस हमने देख लिया, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 9 बनेंगे, इसमें 2 बने, इसमें 6 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे और इसमें कोई भी नहीं बनेगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देख लेते हैं। ये हमारे पास पहला कंपाउंड है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अगर हम इन कंपाउंड्स को, इन चीज़ों को हटा दें तो हमारे पास वही तो बन जाएगी फॉर्म, ठीक है। तो इसका हमने नहीं देखना, ये वैसे ही न्यूट्रल है। इसमें देखें जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास होती है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। ये तो बेचारा पहले ही कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो पहले इलेक्ट्रॉन उससे मांग रहा है। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, किसकी वजह से? M+ इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो अनस्टेबल हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन मिथाइल ग्रुप के पास वैसे भी टेंडेंसी होती है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, तो ये हाइपर कंजुगेशन भी हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करेगा, तो रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, M इफेक्ट की वजह से। तो इसमें हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं। ये तो सबसे कम है ना, ये तो अनस्टेबल हो गया ना, तो लास्ट पे आ गया। उसके बाद A वाला कंपाउंड न्यूट्रल है, उसके बाद C, उसके बाद हमने C लिया ना, C ये वाला है, उसके बाद D, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन को हम इतना स्टेबल नहीं देखते और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा। सबसे पहले हम रेजोनेंस को देखते हैं। हमने क्या था, रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस को हमने इसीलिए सबसे पहले रेजोनेंस स्टेबल होगा, उसके बाद C हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद A, उसके बाद हमने ये तो बिल्कुल अनस्टेबल है ना। इसके बाद हम रिएक्शंस देखते हैं फ्री रेडिकल्स के। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शंस 3 टाइप की हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच वन एटम इन अ मॉलिक्यूल रिप्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप, यानी कि एक कोई भी एटम है वो अगर रिप्लेस कर दिया जाए किसी और एटम या मॉलिक्यूल से तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन कह देते हैं। रिप्लेसमेंट को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इफ़ देयर अकर इन्वॉल्वमेंट, अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए फ्री रेडिकल्स की किसी भी सब्स्टिट्यूशन में, तो वो क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। जनरली हम सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को कैसे डोनेट करते हैं? इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देयर अकर अ ब्रेकिंग अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्केन्स एंड अ न्यू बॉन्ड इज देन फॉर्म्ड विद समवन एल्स। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा और वो न्यू बॉन्ड बना देगा। सिंपल रिप्रेजेंटेशन से समझाती हूँ कि हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है और ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्ट बनाएंगे इसकी प्रेजेंस में, किसी भी लाइट की वेवलेंथ की प्रेजेंस में, तो ये एक्स जो सा है वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो वाई में चेंज हो जाएगा और जो वाई है वो एक्स में रिप्लेस हो जाएगा। तो इसी रिप्लेसमेंट को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक्स ने वाई की जगह ले ली और वाई ने एक्स की जगह ले ली है, इसको हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। होप कि आप लोगों को फ्री रेडिकल्स की भी स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और उसके करैक्टरिस्टिक्स की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊँगी ये सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस की, हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, इनके रिएक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद इस तरह मैं सेपरेट वीडियो सबकी बनाती रहूँगी, एडिशन की, एलिमिनेशन की और रीअरेंजमेंट की। थैंक यू सो मच।